अम्लराज क्या है? तो उत्तर, अम्लराज दो प्रकार के अम्लों से मिलकर बना है। यह 3 भाग सौंद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि HCl शॉर्ट में कहलाता है और 1 भाग सौंद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिश्रण है। अतः इसके मिश्रण का अनुपात 3:1 हो जाता है। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल लिया गया है, तो 3 भाग इसमें HCl है और 1 भाग HNO3 है, तो 3:1 हो गया। यह एक शक्तिशाली अम्ल बन जाता है। जब इसमें HCl और नाइट्रिक अम्ल को मिलाया जाता है तो दोनों के मिलने से जो मिश्रण तैयार होता है वो मिश्रण काफ़ी पावरफुल होता है, वो ज़्यादा शक्तिशाली अम्ल कहलाता है। और ये इतना शक्तिशाली है कि ये सोना और प्लेटिनम जैसे ठोस धातु को भी आसानी से क्या कर सकता है, घुला सकता है। अब आगे क्वेश्चन है कि धातुओं की क्रियाशीलता क्या है। तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में सजाया गया है। इसे धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में सबसे ऊपर के तत्व सबसे अधिक क्रियाशील हैं और जबकि सबसे नीचे के तत्व सबसे कम क्रियाशील होते हैं। ये परिभाषा एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन हर बार फिक्स है कि आता ही है ये क्वेश्चन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि निम्न में से कौन अधिक क्रियाशील है या फिर कौन कम क्रियाशील धातु है। तो इस क्रियाशीलता श्रेणी को याद रखना है। इसमें सबसे ऊपर पोटासियम है। पोटासियम और सोडियम ये दोनों इतना अभिक्रियाशील धातु है। कैल्शियम भी अभिक्रियाशील धातु है, इसके बारे में बाद में जानेंगे। पोटासियम और सोडियम इतना अभिक्रियाशील धातु है कि ये अगर सिर्फ कमरे के तापमान पर ही इसमें आग पकड़ लेता है। ये इसी ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, ज्यों ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और आग पकड़ लेगा। इसलिए इसे खुली हवा में ना छोड़कर इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि जो ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा या हवा के संपर्क में आएगा ये जल उठेगा और ख़तरा हो सकता है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। इतना क्रियाशील धातु है पोटासियम और सोडियम। तो इस श्रेणी में सबसे ऊपर पोटासियम है, तो पोटासियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। कैल्शियम इससे थोड़ा सा कम अभिक्रियाशील है। सोडियम इससे थोड़ा सा कम है। मैग्नीशियम इससे थोड़ा कम है। इसी तरह जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कम क्रियाशील धातु होते जाएगा। परीक्षा में एग्ज़ाम में पूछेगा किसी क्वेश्चन, जैसे कि दे दिया कि कैल्शियम फर्स्ट 2 सेकेंड नंबर में, सोडियम थर्ड नंबर में, गोल्ड दे दिया और 4th नंबर में जिंक दे दिया। इसमें से पूछेगा कि निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो गोल्ड हो गया। सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, सोना सबसे नीचे होगा। ये जो हाइड्रोजन के बाद है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, सोना, ये सब जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ये जल से अभिक्रिया नहीं करता है। और ऊपर के जो धातु हैं पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु हैं। ये ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया कर लेते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सब जल से भी, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा ये सब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। मैग्नीशियम के बारे में जानते हैं। मैग्नीशियम जो है यह कमरे के ताप पर ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यह कमरे के तापमान पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ही यह अभिक्रिया करता है। जैसे मैग्नीशियम हो गया और इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, जलाएंगे यानी गर्म करेंगे, तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन 2 इधर 2 करने के लिए यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो Mg2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 दे देंगे। अब बैलेंस है। तो ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं करता है। जब हम इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे यानी गर्म करेंगे तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम सोडियम की तुलना में कम तीव्रता से ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, क्योंकि मैग्नीशियम कम सक्रिय धातु है और सोडियम ज़्यादा सक्रिय धातु है। तो सोडियम तो डायरेक्ट ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जल जाता है, यह जलने लगेगा। ये खतरनाक धातु है और पोटासियम भी खतरनाक धातु है, परंतु मैग्नीशियम डायरेक्ट नहीं जलता है। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। एल्युमिनियम हो गया, ये जिंक हो गया, ये मैग्नीशियम से कम सक्रिय है।
तो जिंक को ऑक्सीजन की प्रबलता में गर्म किया जाता है, इसे भी ऑक्सीजन की ये इसमें कम ऑक्सीजन चाहिए। मैग्नीशियम इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो मैग्नीशियम में कम ऑक्सीजन भी रहेगा चलेगा, या जलने पर इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन जिंक को बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन की प्रबलता में ही इसे गर्म किया जाएगा, तब जिंक ऑक्साइड बनाएगा। जिससे जिंक प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे गर्म किया जाएगा तो ZnO बनाएगा। बैलेंस कर लेते हैं, तो ZnO बनाएगा। यह मैग्नीशियम की तुलना में कम क्रियाशील है और मैग्नीशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है इससे, जिंक से। उसके बाद है कॉपर के बारे में जानते हैं। आयरन, लोहा भी अभिक्रियाशील। लोहा के बारे में आप जानते हैं कि यह हवा में नमी रहता है और जलवाष्प रहता है, तो पानी के साथ यह अभिक्रिया करके, जल एवं जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके या फिर नमी के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, यानी जंग बनाता है। तो ये भी जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है और ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया करता है। कॉपर को ऑक्सीजन की प्रबलता में, यानी कॉपर जो हो गया कॉपर, उसको ऑक्सीजन की प्रबलता में गर्म करने पर CO कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। इसके बैलेंस कर लेते हैं, तो ये सब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने वाला है। जैसे हो गया एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन। जो लोहा जल और ऑक्सीजन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। टीन हो गया, लेड हो गया, तांबा हो गया। तांबा भी ऑक्सीजन के साथ, लेकिन प्रबल ऑक्सीजन चाहिए, इसको ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, तब यह अभिक्रिया करेगा। तो इस क्रियाशीलता श्रेणी से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इसे याद कर लें। और पूछने का तरीका ही है, कभी अधिक अभिक्रियाशील धातु, निम्न में से अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, निम्न में से कौन कम अभिक्रियाशील धातु है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नीचे का तत्व हाइड्रोजन के बाद जितना भी है, कॉपर है, Hg मरकरी है, पारा, Hg मरकरी को ही पारा कहते हैं, चांदी सिल्वर हो गया, सोना गोल्ड, तो ये सब बहुत ही कम अभिक्रियाशील है। ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और Pb लेड हो गया, ये धातुएं जो हैं वायु के ऑक्सीजन के साथ अत्यंत मंद गति से अभिक्रिया करते हैं और ऑक्साइड की परत बनाते हैं। कुछ धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय और भस्मीय दोनों गुण उसमें पाए जाते हैं और ये अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेगा और भस्म, जैसे अम्ल हो गया HCl के साथ भी अभिक्रिया कर लेगा। भस्म जैसे हो गया NaOH, इसके साथ भी अभिक्रिया कर लेगा। अम्ल और दोनों, कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेगा और भस्म के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। तो ऐसे वो जो ऑक्साइड होते हैं उसे द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, यानी दो गुण वाले दो गुणधर्म को रखने वाले ऑक्साइड को द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे Al2O3 हो गया, ZnO हो गया, PbO हो गया, BeO हो गया। तो ऐसे कुछ ऑक्साइड हैं जो कि अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं।